नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं एबी स्टार। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त काफी गर्मी है, या यूं कहें सियासी भूचाल आया हुआ है और नारों की तो बाढ़ लग गई है। एक के बाद एक दूसरा नया नारा हमें सुनने के लिए मिलता है। एक है तो सेफ है, या फिर बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे के नारे के बाद अब एक नया बयान या नारा सामने आया है और वो है डीएनए टेस्ट को लेकर। अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। इसका मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के हालात को ध्यान में रखते हुए हिंदुओं की एकता को लेकर या देश की एकता को लेकर एक बयान दिया कि जो अयोध्या का उन्होंने जिक्र किया और संभल का जिक्र किया। 500 साल पहले एक सिपह सालार आए थे और उन्होंने जो किया उसकी वजह से जो हालात बने हुए हैं उस पर वो बात कर रहे थे। तो आखिर ये सब क्या है जो काम तो उसके बाद से जिस तरह के हालात बने हैं और सियासत तेज हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव अपनी बयानबाजी इसको लेकर कर रहे हैं। तो क्या कहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि 500 वर्ष पहले बाबर के सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया, जो काम संभल में किया और जो काम बांग्लादेश में हो रहा है, तीनों की प्रकृति एक है, तीनों का डीएनए एक जैसा है। बस जैसे ये डीएनए शब्द आया और उसके बाद सियासी भूचाल आ गया उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव भी कूद पड़े, उधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बयानबाजी कर दी। उन्होंने आगे मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? गलत फहमी में मत रहना। अगर कोई यह मानता है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए गेट बनकर खड़े हो रखे हैं, तो ये गलतफहमी मत रहना। ये सारी बातें जो कही गई वो किस लिए कही गई? क्योंकि हिंदू एकजुटता को नया संदेश देने के लिए कि एक हो जाइए। अब इसके बाद सियासी भूचाल है, सब इस पे क्या क्या हुआ है इसी पे बातचीत करेंगे। इससे पहले एक हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं। मिशन 2027 की तैयारी, सियासी पारा हाई। अयोध्या में सीएम योगी की धार, सपा पर वार। संभल बांग्लादेश की घटना, सपा पर हमला। संभल बांग्लादेश की घटना एक जैसी, संभल बांग्लादेश की घटना एक जैसी। बाबर संभल बांग्लादेश का डीएनए एक। बटेंगे तो कटेंगे की लड़ाई अब डीएनए पर आई। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश का पलटवार। सीएम योगी डीएनए जांच कराए, हम भी कराएंगे। यूपी में बटेंगे तो कटेंगे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर संभल हिंसा और बांग्लादेश का जिक्र करते हुए बाबर और डीएनए की बात कर सियासी पारा हाई कर दिया है। सीएम योगी के इस बयान को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी सीएम योगी को आड़े हाथ लिया है। डीएनए वाले बयान पर सपा सांसद अखिलेश यादव ने सीएम को अपना डीएनए टेस्ट कराने की चुनौती भी दी है, जिसमें अखिलेश ने कहा कि मैं जिम्मेदार से कह रहा हूं कि आप डीएनए की बात ना किया करें। डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। भगवा पहन करके, योगी हो करके इस तरह की बात आपको शोभा नहीं देती। अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपना डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं और आप भी अपना टेस्ट कराने के लिए तैयार रहिए। योगी की सियासत अब धर्म के साथ डीएनए टेस्ट की एंट्री हो गई है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। सीएम योगी अखिलेश यादव में लगातार सीधे जुबानी जंग देखी जा रही है। चाहे वो यूपी उपचुनाव हो या संभल की घटना, दोनों दिग्गज एक दूसरे पर हमला करने से नहीं चूक रहे। इसी कड़ी में सीएम योगी ने अयोध्या में एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें सीएम योगी ने संभल हिंसा का जिक्र करते हुए कहा,
संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक है। बाबर को याद करो, 500 साल पहले बाबर के आदमी ने अयोध्या कुंभ में क्या किया था। संभल में भी यही हुआ था और बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। तीनों की प्रकृति और उनका डीएनए एक ही है। संभल हिंसा को बहाने विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने आगे कहा कि अगर कोई इस पर विश्वास करता है बांग्लादेश में हो रहा है तो वही तत्व यहां भी आपको सौंपने के इंतजार में है। उन्होंने सामाजिक एकता को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। इस बारे में बात करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास विदेश में संपत्ति है। अगर यहाँ कोई संकट आएगा तो वे भाग जाएंगे और दूसरों को यहाँ मरने के लिए छोड़ देंगे। बता दें कि अयोध्या में सरयू तट राम कथा पार्क में 4 दिवसीय रामायण मेले का उद्घाटन समारोह में सीएम योगी ने संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश आड़े हाथ लेते हुए सीएम योगी ने कहा, तो अभी आपने सुना जो हमने आपको बताया कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा और उसको किस तरह से अखिलेश यादव ने लिया और उसके बाद सियासी गर्मी तेज हो गई, बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया, चैलेंज देने शुरू हो गए। अखिलेश यादव ने कह दिया कि डीएनए टेस्ट मैं कराने के लिए तैयार हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कह दिया। तो आखिरकार इसकी वजह क्या है, इसके पीछे की राजनीति क्या है? क्या 27 की ही राजनीति है इसके पीछे? और यह राजनीति इतनी जल्दी शुरू कैसे हो गई? कहीं जो पोस्टरबाजी शुरू हुई थी लखनऊ में, जो हमने देखा था कि 27 के सत्ताधीश, ये उसकी वजह है, या फिर बाई इलेक्शन जो हुए उत्तर प्रदेश में और उसके अंदर जो कुछ भी हुआ उसकी ये वजह है? इसकी वजह क्या है? ये डीएनए क्यों आ गया इसके अंदर? इसको पूरा डिकोड करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार ये है क्या, कौन क्या कर रहा है और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मेरे साथ में एक खास पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी से गौरव मिश्रा होंगे बातचीत करने के लिए, शाकिर अली हैं कांग्रेस पार्टी से। समझेंगे कि आखिरकार वो कैसे देख रहे हैं और दोनों पार्टियां इसको किस तरीके से देख रही हैं। और प्रवक्ता सपा रविंद्र सिंह भी मेरे साथ में है। तो सबसे पहले रविंद्र सिंह से शुरुआत करते हैं। रविंद्र सिंह, कैसे देख रहे हैं आप लोग? आपके पार्टी के मुखिया ने तो चैलेंज कर दिया, कहीं इसकी वजह 27 के सत्ताधीश तो नहीं है कि अभी से ही आप उत्तर प्रदेश को चुनावी मोड में ले आए और लोगों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है कि किसके पास कितने वोटर रहेंगे, कैसे रहेंगे? या फिर जो समाजवादी पार्टी जी जो समाजवादी पार्टी का इतिहास जानते हैं, वोटों की राजनीति तो कभी किया ही नहीं हम लोगों ने। ये तो हमारे पीछे चढ़ के भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में सत्ता में आई है। हम तो जनता के कल्याण की राजनीति करते रहे हैं और अगला पैर हमारा जेलों में रहा है। ये उन्माद की राजनीति वो करते हैं जिनके डीएनए में उन्माद है और दूसरे का डीएनए खोज रहे हैं। तो उनके जिनके डीएनए में उन्माद है वो यही करेंगे। हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करती है भारतीय जनता पार्टी। प्रभु श्री राम को अवैध संतान बताती है। माता जानकी को टेस्टिव बेबी बताती है। प्रभु हनुमान जी को दलित बताती है। ये तो एक हिंदुओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार है। मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार है कि उनका डीएनए अलग कर देते हैं मुख्यमंत्री जी, जबकि उन्हीं के पेरेंट कंपनी के मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं है, सभी भारतीय का डीएनए एक है। एक और बयान में मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के पुरखे एक थे। तो योगी आदित्यनाथ जी के पास सफलता बताने के लिए कुछ नहीं है, तो डीएनए खोज रहे हैं। उनको एक मशीन लगवानी चाहिए डीएनए खोजने वाली। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1, कर्ज में नंबर 1, प्रतिवेग आय में सबसे नंबर कम, प्रतिवेग जीडीपी में नंबर कम, स्वास्थ्य सूचांक में अंतिम पायदान पे। ये उपलब्धि है योगी आदित्यनाथ की, इसलिए वो डीएनए टेस्टिंग लैब खुलवा दिया उन्होंने। और नफरत फैलाने के लिए अगर देखें तो विधि आयोग की 267th रिपोर्ट बताती है कि उसके अनुसार कोई नस्ल, जातीय विभेद, धार्मिक विश्वास को ठेस, लैंगिक व्यवहार पर कोई अनाक्षेपित टिप्पणी करता है तो उसको हेट स्पीच कहा जाएगा।
तो ये हेट स्पीच है योगी आदित्यनाथ की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2022 में आया था कि हेट स्पीच में बिना शिकायत के एफआईआर दर्ज किया जाए। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश प्रशासन को करना चाहिए। इसी में अगला ऑब्जर्वेशन था कि देरी करने पर अवमानना याचिका अवमानना माना जाएगा, तो उन अधिकारियों के ऊपर अवमानना दाखिल करके इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहिए, क्योंकि इनके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। तो इसको वोट बैंक से वो जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 महीने में योगी आदित्यनाथ 5 महीने से लगातार मंचों पे फिर रहे हैं, या बहराइच और संभल जैसे दंगे में घुसे हुए हैं। तो जो आदमी अपने 1 साल में 5 महीने भी अपने ऑफिस में नहीं बैठा, उससे अपेक्षा क्या करेंगे। और उनका अगर ऐतिहासिक राजनीतिक इतिहास देखिएगा तो 3 दंगे कराने का आरोप और 3 दंगे करने का आरोप। तो ऐसे व्यक्ति से आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं। इसका मतलब वो पूर्ण रूप से एक ऐसे राजनीति है जो जिनकी राजनीति उत्साह और नफरत से भरी हुई है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी या तो इनका इलाज करे, 27 में यहाँ की जनता ही राज कर देगी। ठीक है, मतलब बात वही आ गई 27 पर ही। चलिए गौरव मिश्रा, जिस तरीके से इन्होंने एक आरोप लगाए आपके ऊपर, पूरी बात सुनी होगी आपने, आपके विपक्षी हैं ये उत्तर प्रदेश में, विपक्ष ऐसा सोच रहा है। देखिए, अभी सिंह साहब ने कई बातें कही, समाजवादी प्रवक्ता ने, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी जो है वो देवी देवताओं का अपमान करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, विंध्याचल कॉरिडोर बन गया, नैमिषारण्य बन रहा है, तमाम सारे वो मानदंड हिंदुओं के जो हैं जिनको कुचल के इन लोगों ने रखा था, जिसको अपमानित करके रखा था, जिसके बारे में बोलना एक अपराध होता था, उस प्रतिष्ठा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रिजीम में कायम किया गया है, खड़ा किया गया है, और वो प्रतिष्ठा ही इनके दर्द का सबसे बड़ा कारण है। और ये बयान की बात करते हैं, तो अगर हेट स्पीच है तो माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब ये कहा कि मुसलमानों के लिए हमने गोलियां चलवाई थी, और अगर हमने गोलियां नहीं चलवाई होती तो मुसलमान हमको वोट नहीं देते, ये कौन सी स्पीच थी जरा बताइए। तो उनके ऊपर भी अवमानना होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। तो पहले जाएं उनके खिलाफ मुकदमा करें। और ये कौन से धर्म की बात करते हैं? जिन लोगों ने कारसेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई हैं, बेरहमी से मारा है, मरे हुए कारसेवकों के ऊपर 14-14 गोली दागी है, वो आज बैठ करके ज्ञान बांट रहे हैं कि हिंदू धर्म क्या होता है, हिंदू धर्म का संरक्षण क्या होता है। जो खुले रूप से ऐलानिया मजहबी दुकान खोल करके बैठा हो, तुष्टिकर की राजनीति करता हो इस प्रदेश में, और जिन्होंने सिर्फ अपराध की खेती की और उसको ही फ्लरिश किया, उसको ही नरिश किया, तो आज उसके संरक्षण में खड़े होते, कहते हैं कि जेल में हमारे पांव रहते हैं। अपराधियों के तो पांव जेल में होने ही चाहिए। जो अपराध जगत से जुड़ा रहता है, समाजवादी पार्टी का पूरा रिजिम उठा करके, तीनों रिजिम उठा करके देख लीजिए, अपराधियों का बोलबाला रहता था, माफियाओं का बोलबाला रहता था। अपराधियों और माफियाओं को इन्होंने सदन तक पहुंचाने का काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने क्या गलत कहा, डीएनए को लेकर उन्होंने क्या गलत कहा, आप ये बताइए। इतिहास चीख चीख करके चिल्लाता है। कश्मीर में क्या हुआ? केवल आप पिछले 100 वर्ष का अगर इतिहास उठा करके देखिए तो 35% से अधिक भूमि भारतवर्ष की वो काट करके रख दी गई, मजहब और धर्म के नाम पर बंटवारा कर दिया गया। किसकी गई वो भूमि? इस देश की गई। और ये देश किसका है? स्वाभाविक है, जो इस देश में रहने वाले बहुसंख्यक है उनका है, उसको काटा गया। वही बेरहमी से 1 दर्जन से ज्यादा नरसंहार हुए हिंदुओं के। कौन भुला सकता है भला इसको? और गौरव मिश्रा डालने का काम, और ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति में इस तरह के विषयों को दबा करके रखे थे। आज अगर कोई कहता है तो वो सांप्रदायिक कहा जाता है। अब वो दिन लद गए। अब सच को सच कहने की क्षमता लोगों में अंदर आ गई है, और सच के साथ वोट करने की भी ताकत जनता के आ गई है। इसलिए ये विपक्ष में बैठे हैं और 2027 में भी बैठे ही रहेंगे। ठीक है, अब सवाल यहां पर है, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कहा डीएनए बाबर का और इनका डीएनए एक जैसा है, ये क्या है? इसका मतलब क्या है? इसको थोड़ा इसका विश्लेषण कीजिए, बताइए थोड़ा, क्या कहना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री? उससे पूछे। हाँ, गौरव मिश्रा आपसे,
क्या कहना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री डीएनए के ऊपर? बिल्कुल स्वाभाविक है एकदम। आप उठा करके देखिए, एक तो बायोलॉजिकल टर्म्स में डीएनए का यूज करते हैं और दूसरा चारित्रिक टर्म्स में, तो चरित्र में कोई अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी और विपक्ष आज जिस तरीके का चरित्र दिखा रही है, बहराइच में इनको जाने के लिए पैर जो है उसमें छाले पड़ जाते हैं, और जाकर के पॉलिटिकल ड्रामा और दंगा ड्रामा करने के लिए संभल में पूरी की पूरी फौज तैयार हो जाती है। कलकत्ता नहीं जाते हैं, वहां एक बेटी का बलात्कार होता है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ, उसके लिए कभी इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। देश में दोहरा मानदंड तो ये लगा करके चलते हैं, एक आंख की रोशनी इनकी चली जाती है जब एक आंख से देखते हैं किसी सब्जेक्ट को, किसी विषय को। आज उनके साथ खड़े हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ, उनके पक्ष में एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता है, क्योंकि इनका वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा, तुष्टीकरण की दुकान वाला वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा, इसलिए उनके पक्ष में ये नहीं बोलते हैं। आज कोई आवाज उठाता नहीं था, पिछले 70 वर्षों से हिंदू की बात करना पाप होता था, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री भी उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने भी आवाज उठाई है। और उस सिमिलरिटी में क्या अंतर है आप बताइए? हमेशा से समाजवादी पार्टी हो गई, बिहार में राजद हो गया, या फिर कांग्रेस पार्टी हो गई, ये तो एक ही अनार के 100 बीमार हैं। कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, उसी के पीछे ये सब भाग रहे हैं। और हिंदुओं में बंटवारा चाहते हैं, हिंदुओं में जातीय जनगणना चाहते हैं। किस लिए भाई? क्योंकि विद्रोह पैदा हो, इनकी दुकान चले, लेकिन जनता इनके इन सब खुराफातों को जान गई है, इसलिए इनको सही अंजाम तक पहुंचाती है। अभी हालिया में जो चुनाव हुए, उपचुनाव, आपने देखा क्या रिजल्ट निकला, वैसे ही परिणाम 2027 में भी आएंगे, कुछ भी जुगत कर रहे हैं जी। चलिए, दोनों ने अपनी बातों को जो है 2027 पर ले जाकर खत्म किया है। शाकिर अली, आपने दोनों को सुन लिया। अब बाबर जो है और डीएनए हैं सियासत में इस वक्त, तो आप कैसे देख रहे हैं? आपकी जो पार्टी के सांसद प्रमोद तिवारी ने तो कहा बीजेपी और बाबर का डीएनए एक जैसा है ना? ये भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट आया आपकी तरफ से। फिलहाल दोनों ने 27 में खत्म किया है अपने अपने बयान को, तो 27 की तैयारी शुरू हो गई फिर तो। देखिए, दोनों ने अपनी अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात रखी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब ने भी अच्छी बात रखी, भाजपा के हमारे ज्ञानी बड़े भाई ने बहुत ज्ञान की बात करी, बड़ी मीठी मीठी लुभावनी बातें करी, अच्छी बातें करी, तेज और तेवर के साथ बातें करी। लेकिन बहुत ज्यादा पुरानी बातें अगर मैं बीजेपी से इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, ये पार्टी अगर क्योंकि ज्यादातर बीजेपी वाले कहते हैं कि पहले वाली पार्टी नहीं बची, सत्यता है इस बात में, ये नवजात शिशु है राजनीति में। पहले वाली पे अगर बात में जाएंगे तो फिर ये मुकर जाएंगे, क्योंकि ये डीएनए की जो बात कर रहे हैं, लुटेरों की बात हम नहीं करते, लुटेरों की बात ये करते हैं। हम तो बात ये करते हैं कि बापू का हत्या करना, क्या ये सच्चाई है? क्या ये देशभक्ति है? क्या अंग्रेजों के साथ मिलकर मुखबिरी करना ये देशभक्ति है? अगर है तो ऐसी देशभक्ति इन्हें मुबारक हो। मैं बात करना चाहूंगा डीएनए की, तो डीएनए अपना चेक करवाएं। डीएनए चेक करवाना इतना अति आवश्यक है कि इनके परम पूज्य जो मोहन भागवत जी का जिक्र अभी आया था, मोहन भागवत जी के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। उन्होंने कई दफा कहा कि प्रभु राम से हमारा आस्था था, कोई मुसलमान वहां मस्जिद मंदिर बचाने या बनाने नहीं पहुंचा। आपने ड्रामा किया, आपने जो किया, प्रभु राम का आपने संविधान के साथ, संविधान के खिलाफ जिस प्रकार भी आपने कर लिया, देश शांत रहा, देश को डेवलपमेंट चाहिए था। लेकिन एवरी डे, हर रोज आप एक नया शिवलिंग मस्जिद में निकाल ले रहे हैं, ये कौन सी पूजा याचना है? हमने तो नहीं देखा, मैं तो भारतीय मुसलमान हूँ, जो हिंदू हिंदू करते रहते हैं। हिंदू धर्म नहीं, पहले इन्हें ज्ञान दीजिए इस बात का। हिंदू हर हिंदुस्तानी है, धर्म सनातन होता है। इन्हें बताइए कि हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमान यदि ये ईमानदार हैं, अरबी में इन्हें भी मुसलमान कहा जाएगा। अगर चोर हैं तो इस पार्टी में अच्छे लोग तो हो नहीं सकते, क्योंकि चोरी तो पार्टी का मालिक है, उसके खिलाफ ये बात नहीं सुन रहे हैं। ये हमेशा अपने पार्लियामेंट का adjourn कर दे रहे हैं। जब इन्हें कोई गैर कानूनी, कोई गलत कानून पारित करना होता है तो 142 सांसदों को सस्पेंड करते हैं, काला दिवस बनवाते हैं उस दिन देश का, और वो कानून बना लेते हैं। लेकिन चोर जो मालिक, भाई मालिक तो जैसा भी मालिक होता है, मालिक ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सैलरी देना होता है। इतनी अच्छी बातें इसलिए भी करते हैं। मैं इनको कहूंगा कि आज का सैलरी इनका पक्का है, इनके तेज और तेवर पे इनकी सैलरी आज नहीं काटी जाएगी। लेकिन मैं बार बार कहूंगा अपने भाई से कि आप भाजपा की राजनीति करते हैं, ठीक है, भाजपा की यूएसपी मारोगे, काटोगे, जलाओगे, मारोगे, ये सब है इनकी, लेकिन फिर भी हम नौजवान लोग, हम इंसान हैं, हमें भारत माता के बारे में सोचना चाहिए। ये देवी देवताओं, आप प्रभु राम के नाम को बेचते हो, फूल जैसे पर्सनालिटी को आप लोगों ने पत्थर बना दिया है। जिस तरह के प्रभु राम का आप लोगों ने इमेज बना दिया है, न जाने प्रभु राम आप लोगों को माफ करेंगे या नहीं करेंगे। प्रभु राम के नाम पे कुछ भी करने को तैयार है। राम जी ने तो संबंधों का, प्यार का, त्याग का, इन चीजों के प्रतीक है वो।
लेकिन आपने क्या त्याग किया? आपने आडवाणी जी को जिंदा मार दिया, आपने मुरली मनोहर जोशी जी को जिंदा मार दिया। आपकी पार्टी में लीडर 1 to 1 हमारी जब अनऑफिशियली बात होती है तभी लोग परेशान है, कहते हैं ये दो मालिकों ने, दो गुलाम जो मेन मालिक के गुलाम है, उन लोगों ने जीना मुहाल कर दिया। क्या करें, हम पार्टी में हैं, हमें तो बात रखनी पड़ेगी, हमारी यूएसपी है जात पात। अभी एक दिन पहले आप चुनाव जीतते हैं कुनरकी से, तो मुसलमान हमारे भाई हैं, उन्हें गले से लगाते हैं कि 65% वोट मुसलमानों का था, हम जीत गए। और दूसरे दिन पुलिस से सीधे सीने में और माथे में गोली चलवाते हैं और कहते हैं कि वो आतंकवादी थे, वो आतंकी थे। शर्म आनी चाहिए इन्हें अपने भाइयों। ये वो जो मरे हैं, इनके भाई मरे हैं वहां, अपने भाई के लिए एक संवेदना नहीं है। अपने भाई के लिए चलिए, प्रदेश के मुखिया बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े धार्मिक आदमी हैं, एक भी संवेदना का शब्द उनका या उनके किसी डिप्टी सीएम का जो प्रदेश प्रदेश घूमते फिरते हैं, किस संवेदना का शब्द निकला? क्या इंसानियत मर गई है? 2027, 28, 29 तो करते रहेंगे जीवन में। राहुल जी ने कहा है, चलिए ठीक है, हमारा स्टैंड एक होगा। अच्छा, मैं एक बात समझना चाहता हूं आपसे, बात करते हैं और मोहब्बत की बात करेंगे। ठीक है, एक बात और समझना चाहता हूं, ये जब भी मतलब इंडियन पॉलिटिक्स में, भारत की राजनीति में बाबर बार बार एंट्री कर जाते हैं, बाबर बार बार एंट्री कर जाते हैं। क्या वजह है बाबर जो है बार बार आते हैं 500 साल पहले या है? मैं बताऊंगा। देखिए, जब इंसान पढ़ा लिखा होगा तब तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेगा। ये जाहिल लोग दिल्ली में सड़कों पे नाम देखा, नाम हटा दिया। अरे भाई, मुगल कालीन इन्होंने सब्जेक्ट से निकाल दिया, सिलेबस से निकाल दिया। उन्होंने मौलाना आजाद को निकाल दिया, जिन्होंने इस देश को एजुकेशन सिस्टम दिया। देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर को इन्होंने सिलेबस से निकाल दिया। तो पढ़ाई लिखाई करेंगे। मेरा नेता तो स्पष्ट हम जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं। गूगल पे कहीं सर्च कीजिए, राहुल गांधी ने स्टीफन में पढ़ाई करी, राहुल गांधी जी ऑक्सफोर्ड में गए और बाकायदा सर्टिफिकेट है उनके पास। ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट मांगिए तो झूठ बोलना शुरू कर दे, पैसे का वादा करके जुमले में तब्दील कर दे। तो झूठ सच की राजनीति हमारे नेता को नहीं आता है, ना सत्ता में जाने के लिए बहुत हड़बड़ी में है। जिस शख्स ने अपने दादी के शरीर को छलनी होते देखा है देश का, जिस शख्स के पिता को इस देश में शरीर के चीथड़े उड़ गए, क्या उन चीजों का त्याग, उन चीजों का बलिदान का चलो ठीक है, पूरा कर पाएंगे? बैठ जाते हैं छोटी छोटी बात करने, हिंदू मुस्लिम की बात करने बैठ जाते हैं। क्या हम बोलना, क्या हमें शर्म नहीं आती है कि जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, उनका बच्चा लीक होता है, तो हम शर्म से बेशर्म की तरह बात करने लगते हैं। ठीक है शाकिर, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, मैं समझ गया। गौरव मिश्रा, जिस तरह से अभी सपा प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता ने जो कहा है, जो समझ में आ रहा है कि यदि आप इन सब बातों को छोड़कर अपनी उपलब्धियों की बात करते और लोगों को बताते कि हाँ ठीक है, हमने इतना कर लिया है ना, और आगे इतना और करने की ये कोशिश करेंगे, तो ये डीएनए नहीं आता या इस तरह के नारे नहीं आते। तो ये नारे और डीएनए जैसे चीज़ें ही जो है राजनीति में लोगों को एकजुट कर पाएंगी या आपको आपकी तरफ लेकर आ पाएंगी? क्या आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, जो कर रहे हैं, वो अगर उस पर बात करते तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? देखिए, शाकिर भाई ने बहुत सारी बातें कही हैं। शिक्षा के भी इन्होंने बात कही। 5 शिक्षा मंत्री शुरू से वही मदरसे से निकले हुए लोग हुए इस देश में, और स्थिति यह है कि उन्हीं के कौम के लोग सबसे ज्यादा अशिक्षित हैं। आज उसका जिम्मेदार कौन है? इतिहास में उन विषयों को इस देश को पढ़ाया गया जिससे कि इस देश का प्राइड, इस देश की प्रतिष्ठा, इस देश का शौर्य पराक्रम समाप्त किया जा सके, खत्म किया जा सके। ऐसे इतिहास के विषयों को पढ़ाया गया। आज भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार भारत की पुरानी प्रतिष्ठा को स्थापित कर रही है, और ये कह रहे हैं चोर है। इस पार्टी का, इस सरकार का मुखिया चोर है, और उस चोर को इस देश की जनता तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनवाती है। यानी कि इस देश की जनता को ये चोर कहना चाहते हैं। इस देश की जनता चोर है जो उन्हें चुन करके बार बार ला रही है, जो इन्हें बमुश्किल एलओपी पे आपने आरोप लगाया था। ये मैं नहीं बोल रहा था, दोनों को लाइए, स्क्रीन पर लाइए दोनों को। मैं बीच में नहीं बोल रहा था। देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप ही बोल लीजिए। फिर मारने वाली अतीक अहमद को मारने वाला अपराधी, क्या वो अपराधी था? वो जनप्रतिनिधि नहीं थे। शाकिर, बात पूरी हो जाए। शाकिर अली, दोहरी बात कर रहे हैं ना, यही दिक्कत है बीजेपी के साथ। ये दोहरी बात करते हैं। कोई बात नहीं, आपका टर्न आएगा। नहीं ठीक है, मैं काउंटर करने का मौका दूंगा, मैं काउंटर करने का मौका दूंगा। बात भाई, इतनी जल्दी क्यों बेचैन हो जा रहे हैं? इतनी जल्दी संविधान का अतिक्रमण क्यों कर रहे हैं? दूसरे को भी अवसर दीजिए। सच्चाई लोकतंत्र में ठीक है, नहीं ठीक है, मिलना चाहिए सबको बोलने का। ठीक है,
मेरा भी अधिकार है लोकतंत्र में बोलने का, नहीं, बिल्कुल। क्यों हमारे अधिकार का हनन कर रहे हैं? सच बोलने नहीं, आप कितना सच बोल रहे हैं, ये तो जनता सर्टिफिकेट दे रही है ना, सभी चुनावों में दे रही है। मध्य प्रदेश में दे दी, राजस्थान में दी, छत्तीसगढ़ में दी, अभी महाराष्ट्र में दी, हरियाणा में दी, सभी जगह दे रही है। यहां तक कि आपके अपने मंत्री बगावत कर रहे हैं हिमाचल में, आप क्यों नहीं देख रहे? अपने गिरेबान में जाके आपके क्या हस रहे हैं, आपकी क्या दशा है, आप ये देखिए। और रही रोज रिकॉर्ड जो खुल रहा है, 600 जहां वोट है वहां 700 वोट लेके आप लोग आ रहे हैं। मैं इस पीछे पे नहीं जाना चाहता, सत्ता ले आइए, अदालत में जाइए, इसके लिए अदालत में जाइए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आपको ठीक है शाकिर अली, ठीक है, ठीक है, हो गया, काउंटर हो गया, काउंटर हो गया, काउंटर हो गया, काउंटर हो गया। गौरव मिश्रा, सारी बातें ठीक है, लेकिन मेरा जो है, अगर 27 की चुनाव की बात है, आपने 27 पे खत्म किया था, इसीलिए अगर आप अपनी उपलब्धियों की बात करते, आपका जो मैनिफेस्टो था उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए आज का कोर विषय बाबर है ना, तो ये बाबर के लिए गोली चलवाने वाले लोग हैं, बाबर के लिए कारसेवकों पर, हिंदुओं पर गोली चलवाने वाले लोग हैं, ये बाबर के लिए साधु संतों को जेल में ठुसवाने वाले लोग हैं, ये बाबर के लिए कांवड़ यात्रा, 84 कोसी कांवड़ यात्रा को रुकवाने वाले ये लोग हैं। और हम वहीं पर एक भारत के जो स्वाभिमान है, भारत की जो संस्कृति के प्रतिमान है, भगवान राम की का भव्य मंदिर बनाने का संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम वो लोग हैं। तो ये बुनियादी अंतर है हमारे इनके में। और हम जब आते हैं तो देश का विकास करते हैं, क्योंकि हम इस देश को अपना मानते हैं। हम स्विस बैंक में पैसा नहीं रखते, हम इनकी तरह 1952 में 300 करोड़ रुपए स्विस बैंक में नहीं रखते, हम इनकी तरह 94 तक सोवियत रूस से पैसा नहीं खाते हमारे सांसद। इसलिए बुनियादी अंतर है हमारे और इनके में। ये इस देश को लूटने का एक अड्डा मानते हैं, हम इस देश को भारत माता मानते हैं, और ये भारत माता कह रहे हैं। इनकी कब से भारत माता हो गई? इस भारत माता को बार बार कुचलने का, घोटालों का साम्राज्य खड़ा करने का तो लाइसेंस इन्हें प्राप्त है, हमें नहीं प्राप्त है, और हमें चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए भी नहीं। हमने तो अपने बलिदान से, अपने खून से सींचा है। कभी इनके मुंह से चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं आया, भगत सिंह का नाम नहीं आया, कभी उन लोगों का नाम नहीं आया जिन्होंने अपने जान गंवाई इस देश के लिए, कभी लाल बहादुर शास्त्री का नाम नहीं आया, कभी सरदार पटेल का नाम नहीं आया, जो इन्हीं के पार्टी से थे। लेकिन उनको प्रतिष्ठा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आज 6 दिसंबर है, आज 6 दिसंबर है, वो शौर्य दिवस भी आज ही है। बिल्कुल, इसीलिए बार बार आप कार सेवकों की और दूसरी बातें कर रहे हैं, मुझे समझ रहा हूं मैं। हाँ। तो आपके लिए काला दिवस गम का दिन है, तो इसलिए या भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि भी है। आप तो कानून मानते ही नहीं है, संविधान मानते ही नहीं है, तो अंबेडकर को तो दलित मानते हैं आप लोग। अरे आप धैर्य खो दिए इतने में ही, आप 2 मिनट सुन भी नहीं पाए शाकिर भाई, क्या आप बहस करेंगे? आप पहले ट्रेनिंग लीजिए, आप पहले ट्रेनिंग लीजिए। नहीं, इसी को कहते हैं कांग्रेस का डीएनए, इसी को कहते हैं बाबर का डीएनए, और आपका डीएनए एक है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। वो भी अतिक्रमण करने आया था, वो भी आक्रांता था, आप भी आक्रांता का ही काम कर रहे हैं डिबेट में बैठ के, आप भी अतिक्रमण कर रहे हैं दूसरे के अधिकारों का। देखिए आदमी भाई कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो शालीनता से बैठे हुए हैं, लेकिन आप अतिक्रमण किए जा रहे हैं, आप मौका भी नहीं दे रहे बोलने का, ये तो उचित नहीं है। शाकिर बोलने दीजिए, शाकिर बात पूरी आ जाए, हो गया, काउंटर हो गया, शाकिर काउंटर हो गया। हाँ ठीक है, हो गया। आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? वैष्णो देवी हार गए। ठीक है, अरे ठीक है, हार गए, कहाँ जीते आप? आपने हरियाणा में कुरुक्षेत्र बनाया, न्याय हुआ वहाँ। ठीक है, शाकिर हो गया। नहीं ठीक है, नहीं इस तरह से नहीं, ठीक है। रविंद्र सिंह, जो मैंने पूछा कि यदि 27 की तैयारी कर रहे हैं, या हम अगर मंच पे भी जा रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं मंचों पे दिखाई देते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था वो कितना पूरा हो गया, या 2.5 साल में कितना काम आपने किया, है ना? अगर उसकी बात होती तो ज़्यादा अच्छा होता, उपलब्धियां सामने आती, जनता तय कर लेती। ये डीएनए पे आ गया एकदम से, है ना? तो ये डीएनए से क्या, डीएनए या ऐसे ही चीज़ों से चुनाव जीते जाएंगे, या ऐसे चीज़ों से पब्लिक जो है या वोटर एकजुट हो पाएगा, इनकी तरफ आ पाएगा? सरकार का आकलन तो जो है इसी से होगा ना। कभी भाई साहब आपको मौका मिले तो योगी आदित्यनाथ जी से पूछेगा डीएनए का फुल फॉर्म बता दें। जो शिक्षा नहीं बोल पाता हो, डीएनए का फुल फॉर्म क्या बताएगा? डीएनए के बारे में एक बात बताते हैं आप। 2006 में एक यूनाइटेड नेशंस ने शोध किया था, 9 देशों से करवाया था साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। भारत के बारे में जो तथ्य निकल के आए थे, उसमें यह आया था कि भारत के मुसलमानों में केवल सांस्कृतिक बदलाव हुआ है, डीएनए में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ।
योगी आदित्यनाथ को पहले ही अपने ढेर सारे आईएएस होते आगे पीछे, किसी से बुलवा के पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो उग्रता से आगे बढ़ नहीं सकते, कोई सफलता है नहीं तो उग्रता की बात करेंगे। प्रभु श्री राम का अपमान करने पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ नहीं बोला, माता जानकी का अपमान करने पे कुछ नहीं बोला, प्रभु हनुमान का अपमान करने पे कुछ नहीं बोला। एक बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, काशी कॉरिडोर का नाम लेके आए, आक्रांताओं की बात करते हैं, कहते हैं आक्रांताओं ने मंदिर गिरा दिया। काशी कॉरिडोर पर पूज्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि 3000 से ज्यादा पुरातन मंदिर गिरवाए। अब 3000 से मंदिर, अरे वो फर्जी शंकराचार्य को कहां से आप बार बार बीच में लाते हैं? अरे फर्जी वो शंकराचार्य भी नहीं, अभी उनका मुकदमा चल रहा है। चलिए आप धैर्य से, अगर नहीं धैर्य से सुनना चाहते हो तो योगी आदित्यनाथ बन जाइए। तो शंकराचार्य जी कहते हैं 3000 से ज्यादा मंदिर में। इनका एक बहुत पेड चैनल है, इनका एक कार्यकर्ता था, एक टीवी चलाता है, उसने अपने रिपोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट छाटा, कितने मंदिर गिरवाए गए काशी जी में, कितने मंदिर गिरवाए गए अयोध्या जी में। और प्रवीण तोगड़िया जी ने 364 मंदिरों की लिस्ट दिया जो नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गिरवाया। तो जो आक्रांता रटते हैं, आक्रांता पीरियड में जितने मंदिर गिरवाए गए, जिनकी बात ये कहते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा मंदिर तो 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने और 7.5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने गिरवा दिया। तो इनकी उपलब्धि, मूल रूप से हिंदू विरोधी है ये। फिर कार सेवक की गोलियां, एक इनका जुमला है। जुमला कैसा है? वो अपने असंवैधानिक कृत्यों को ढकने के लिए जुमला है। 750 साल की सरकार है, उच्च कमेटी बना के जांच क्यों नहीं कर दिया, और लिब्राहन कमेटी में उस उद्धरण को क्यों नहीं दिखाते कि कार सेवकों को गोलियां क्यों चली थी। वहां पर दोनों धर्मों की पूजा हो रही थी, एक धर्म आता ही नहीं था, मुसलमान धर्म। जिस समय ये घटना घटित हुई उस समय केवल प्रभु श्री राम की पूजा उस विवादित स्थल पे चल रही थी। 7.5 लाख लोग आ गए थे गिराने के लिए। इतने जिसको उग्रवादी कहा जाए, जिसको आतंकवादी कहा जाए, एक स्थान पे 7.5 लोग आएंगे एक स्ट्रक्चर को गिराने के लिए, उनको क्या कहा जाएगा? चलिए ठीक है, हाईकोर्ट का स्टे है। और उस पे उसको बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए वहां के स्थानीय प्रशासन ने धारा 130, उस समय सीआरपीसी हुआ करती थी, गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया गया था। और कितने लोग मरे थे? इनकी सरकार है, चुनौती देवताओं लेके आए, उसको पूरा खुलवाए। इनके जितने बड़े नेता हैं, या तो खाली कुछ है नहीं, चलो बचे ठीक हुए है हैं। रविंदर, वो ये जो आंकड़े हैं आपके पास में, जानकारी है, ठीक है, लेकिन जो डीएनए का जो मामला आ गया, चर्चा का विषय बन गया, उस पर सियासत तेज हो गई। संभल का भी मामला इसमें अभी चल ही रहा है ना, अभी जैसे कहा था। और अब बांग्लादेश में भी जो हो रहा है उससे भी जो समक्ष रख दिया। हिंदुओं को एकजुट करने के रूप में इस नारे को देखा जा रहा है कि डीएनए, उनकी प्रकृति सेम है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर यदि सियासत इसी तरीके से आगे बढ़ेगी तो विकास कैसे होगा, या कितना हो रहा है, कितना हो चुका है, या डेवलपमेंट के साथ साथ ये भी चाहिए हिंदुओं को एकजुट करने के लिए। इसी पे एक लास्ट कोट गौरव मिश्रा, आपका शो का लास्ट कोट आपका, कि क्या ये भी जरूरी है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। आप केवल बजट की साइज देखिए तो 3 गुना बजट का साइज हो गया। सबसे ज्यादा एमएसएमई के उद्योग उत्तर प्रदेश में लगे हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का हब बन गया। देश में सबसे ज्यादा लंबा नेटवर्क एक्सप्रेसवे का उत्तर प्रदेश में है। सबसे अधिक एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश में है। ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की जनता अब सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है देश के किसी भी कोने में। वो अपराधी और अराजकता वाले प्रदेश से उसका प्रतिनिधित्व नहीं होता। ये बड़ा परिवर्तन आया है उत्तर प्रदेश में। तो विकास भी जनता के द्वार तक पहुंचा है और जनता ने इसको महसूस किया। इसलिए 2022 में समाजवादी पार्टी और सभी विपक्षी दलों को विपक्ष में ही रखा है और पुनः फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमारी सरकार विकास के फ्रंट पर भी और संस्कृति और धर्म के फ्रंट पर भी समान रूप से काम कर रही है और उसके आवश्यकता के अनुरूप काम कर रही है। और जो इनका छद्म तुष्टीकरण का जो कारोबार था, उस तुष्टीकरण से कारोबार को
बेनकाब भी कर रही है और जनता इस सच्चाई को समझ रही है, इसलिए ये हाशिए पर है और इसी तरह से अलग अलग प्रलाप करते हैं। और स्वाभाविक है, बाबर के डीएनए को कैरी कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए समाज में हिंदुओं में बंटवारा हो और तुष्टीकरण की दुकान चलती रहे, इसलिए ये इस तरह के पॉलिसीज पे काम करते हैं। लेकिन अब देश पूरा एकजुट है, एक मेव है, इसीलिए ऐसे परिणाम आ रहे हैं, चाहे वो हरियाणा का परिणाम हो, चाहे वो महाराष्ट्र का परिणाम हो, और आगे भी ऐसे ही सभी चुनाव में परिणाम इनको देखने को मिलेंगे। और आज ये राम राम कर रहे हैं, जो कहते थे कि राम काल्पनिक है, राम कभी हुए नहीं, उसके लिए एफिडेविट दिया, राम सेतु को तोड़वाने के लिए एफिडेविट दिया, आज ये राम राम की बात कर रहे हैं। आज देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आया है, अभी बहुत कुछ करेंगे, कोर्ट के ऊपर जनेऊ लगाकर घूमने वाले अभी बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ नौटंकी करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है गौरव मिश्रा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रविंद्र सिंह, जितनी बात समझ में आई है हमारे भी और दर्शकों के भी, ये पीडीए का काट है, ये जातियों के बंटवारे वाली जो बात कही ना, पीडीए का काट है ये, कि भाई अब राजनीति तो सब कुछ जायज है। पीडीए का काट तो बना नहीं सकते कभी। पीडीए वो चीज है जिसके लिए गुरु गोरखनाथ जी चले, माता सावित्रीबाई फुले चले, अंबेडकर जी चले, मान्यवर कांतीराम चले। नहीं, बांट रहे थे ना कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक में आपने बांट दिया लोगों को, जातियों बांट रहे थे आप, है ना, इसीलिए बटोगे तो कटोगे वाला। 90% समाज पीडीए है, तो शोषित वंचित दलित है, वो पीडीए है, तो उसका क्या ये काट? अगर ऐसा होता रविंद्र सिंह, तो उपचुनाव में कुछ तो फायदा होता, जैसे लोकसभा में हुआ था। आप बड़े उत्साहित थे कि लोकसभा में पीडीए चल गया, लेकिन उपचुनाव में विधानसभा में पीडीए फेल हो गया। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए जब जनसंघ थी तरसती रही। आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे बड़े स्ट्रेचर के नेता की जमानत जब्त हो गई। ये छोड़िए, इस बात को छोड़िए, इनके जो डीएनए की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ से कहिए एक संग्रहालय बनाए और बाबर का डीएनए लाके उसमें डिस्प्ले कर दें, तब पता चले बाबर का डीएनए उनसे मिलता है या किससे मिलता है। चलिए ठीक है, क्योंकि आपकी बात पहुंच गई कि एक मिनट सर, जो बाबर का डीएनए था वही आदित्यनाथ का डीएनए है। जो बाबर ने किया रहा होगा वैसा ही आदित्यनाथ कर रहे हैं, मंदिरों को गिरवा रहे हैं, हमारे धार्मिक देवी देवताओं को। मंदिरों के लिए कितनी बार सड़क पे उतरे, आंदोलन करिए मंदिरों के लिए। कोई आप तो संभल जाना चाहते हैं, आप तो मस्जिद के लिए संभल जा रहे हैं, वो भी फर्जी मस्जिद के लिए। जाने देने की आप मंदिर के लिए कितनी बार सड़क पे उतरे, बताइए, पहले उसको जवाब दीजिए। जाने नहीं देंगे तो बुज़दिलों की एक जमात है, इतनी बड़ी जमात है कि आडवाणी जी को पीछे ढकेल देगी, मुरली मनोहर जोशी के जो ढकेल देगी। रविंद्र सिंह एक सवाल बड़ा जायज पूछा है। नहीं रविंद्र सिंह, समय ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सवाल बड़ा जायज है। जैसे आप संबल के लिए जाना चाह रहे थे, आपने मंदिरों की बात की, इतने मंदिर गिरवा दिए, इतने मंदिर गिरवा दिए, तो समाजवादी पार्टी ने मंदिरों को लेकर सड़क पर क्यों नहीं उतरी? आप इनको फर्जी हिंदू बता रहे हैं, तो आप अपनी असली हिंदू पार्टी बन जाते कि हम हिंदू के हितैषी हैं। सड़क पर तो उतरते, आंदोलन तो करते, हिंदुओं को लामबंद तो करते। फर्जी हिंदू शब्द हमने कभी नहीं यूज किया, ना कभी करेंगे। हिंदू हिंदू होता, फर्जी वर्जी नहीं होता है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर भगवान कृष्ण का अखिलेश जी ने बनवाया है। सबसे बड़ा मंदिर इटावा में बनाया केदारेश्वर नाथ शिव जी का। सबसे बड़ी मूर्ति हनुमान जी की लगवाई है। योगी आदित्यनाथ बता दे कि 6 इंच की मूर्ति कहीं लगवा दी अपने पैसे से। चलिए ये फर्जी हिंदू का कंबल ओढ़ते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं, और आडवाणी अंतरराष्ट्रीय अपराधी आडवाणी के पीछे खड़े हो गए। अरे चलो ठीक है। शाकिर अली, आपने पूरा बात सुना, मैं आपका लास्ट को कोट चाह रहा हूं। आखिरकार क्या इसी के जरिए राजनीति होगी और कांग्रेस पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी उत्तर प्रदेश में? कोई काट है आपके पास इसकी? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश और देश की बात नहीं, पूरे विश्व की बात करती है, इंसानियत की बात करती है, मोहब्बत की बात करती है। मैं अपने भाजपा के साथी को बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत सारे काम गिनाए, यहाँ पे एक्सप्रेसवे का गिनाया काम जो इन्होंने नहीं किया था। एलिवेटेड अखिलेश जी ने बनाया था, उसका इनॉग्रेशन इन्होंने किया। हाँ, एक काम में बिजनेस उद्योग में बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन मुझे शर्म आती है कि जिस गाय माता के नाम पे ये वोट मांगते हैं, ये बीफ सप्लाई में, बीफ एक्सपोर्ट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है भारत का। जो योगी आदित्यनाथ जी बंद नहीं करेंगे, मुझे पता है। पिंक रेवोल्यूशन लाया इन्होंने, बीफ एक्सपोर्ट आप रिकॉर्ड में पता करें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, वन ऑफ द बेस्ट इनकम दे रहे हैं। तो ये बधाई के पात्र हैं आप। इनके यहाँ मैंने बार बार कहा ना कि नकली चेहरा है। मुख्तार अब्बास नकवी जी ने जहां गाय माता के पक्ष में कहा, आगे कूड़ा बना दिया। चलिए ठीक है,
ठीक है, किरण रिजिजू कैबिनेट मिनिस्टर आज इनका बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शाकिर अली, रविंद्र सिंह और गौरव मिश्रा, थैंक यू सो मच। तो हमने बात की डीएनए को लेकर। उत्तर प्रदेश की सियासत में डीएनए इस वक्त सबसे चर्चा का विषय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश की घटना या घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए और संबल को ध्यान में रखते हुए जो कहा कि हिंदुओं को और देशवासियों को एकजुट हो जाने की आवश्यकता है, अदरवाइज स्थितियां खराब हो जाएंगी। और जो विघटनकारी ताकतें हैं या फिर जिनका जो चारित्रिक डीएनए की बात की जिस तरह से कि जो चरित्र है, इस तरह की चीजें हैं, उनसे सावधान रहना पड़ेगा। अब डीएनए शब्द सुनते ही अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस पार्टी जो मैदान में कूद पड़ी। स्थिति आपके सामने है। फिलहाल तय आपको करना पड़ेगा, हमने जवाब देना पड़ेगा। मैं यही ढूंढने की कोशिश की, आखिरकार इस डीएनए के पीछे है क्या। आप समझिए और जानिए आखिरकार इसकी डीएनए के पीछे है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप एबी स्टार न्यूज।